यूं तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर तमाम बुक्स लिखी गई हैं और हर बुक अपने आप में कुछ ना कुछ खास लर्निंग समेटे हुए होती है, मगर आज की जो बुक समरी है वो एक ऐसी बुक की है जिसमें कोई खास नहीं, कई खास लर्निंग्स और पूरे मार्केट की नॉलेज इसमें समाई हुई है। और इसीलिए इस बुक समरी को पढ़ने के बाद आप बन जाते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जी हां, आज की बुक समरी यही है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बुक समरी की, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। इन्वेस्टमेंट पर लिखी ये बुक खुद वॉरेन बफेट रिकमेंड करते हैं, तो जाहिर है ये बुक ऐसे ही लोगों की फेवरेट बुक नहीं है। बेंजामिन ग्राहम, जो इस बुक के ऑथर हैं और जो फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहे जाते हैं, उन्होंने अपनी इस बुक में कई ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर की हैं ताकि इसे पढ़ने के बाद आप भी स्टॉक मार्केट को मात देकर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। इस समरी में सब कुछ दिया गया है, बॉन्ड से लेकर स्टॉक्स, स्ट्रेटेजी, टैक्टिक्स, रिस्क और रिपोर्ट तक सब कुछ। साथ ही ग्राहम ने अपनी थ्योरीज और आइडियाज को समझाने के लिए कई सारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं। ये जानी मानी बुक किसी फाइनेंस मार्केट बाइबल से कम नहीं है, जो हर इन्वेस्टर को कम से कम एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। तो आइए इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत इस चैप्टर से करते हैं, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन, रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड बाय द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। चैप्टर 1। बेंजामिन ग्राहम इसमें इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स की बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे ये दोनों टर्म एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं। साथ ही वो कुछ लेसन्स भी देते हैं ताकि रीडर्स कंफ्यूज होकर दोनों को एक ही ना समझ ले। ये दोनों टर्म काफी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फाइनेंस मार्केट में आप अक्सर लोगों को या आप खुद भी इन दोनों के बीच कंफ्यूज होते हुए देख सकते हैं। तो हम बताते हैं, एक स्पेकुलेटर वो होता है जिसकी खुद की वेल्थ बिल्ड होने के चांस कम होते हैं क्योंकि वो दूसरों की वेल्थ बिल्ड करता है। ये लोग प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्क लेने को तैयार रहते हैं और अपनी एजुकेशन और नॉलेज के बेसिस पर अंदाजे लगाते हैं कि मार्केट का रुख किस तरफ होगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टर की। एक इन्वेस्टर इसके एकदम अपोजिट करता है। वो इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक्स को कैलकुलेट कर लेता है। वो अपने लिए वेल्थ बिल्ड करता है, न कि दूसरों के लिए। वो जानता है कि स्टॉक्स के प्राइस ऊपर जा सकते हैं क्योंकि कोई और प्राइस से ज्यादा पे करने वाला है। इन्वेस्टर खुद के लिए पैसा कमाते हैं, जबकि स्पेकुलेटर ब्रोकर के लिए पैसा कमाते हैं। स्पेकुलेटर शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं और अगर वो मार्केट बीट भी कर लें तो भी डिसीजन सही नहीं निकलने पर बड़ी बड़ी हाँकने लगते हैं, चाहे उनकी स्ट्रेटेजीज कितनी ही डम्ब या डेंजरस क्यों ना हो। फिर भी वो अपना टेम्पररी प्रॉफिट दिखावा करने से बाज नहीं आते। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर कुछ साबित नहीं करना चाहते। उन्हें टेम्पररी प्रॉफिट में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वो जल्दबाजी में कोई डेंजरस स्टेप लेते हैं। मान लो कि आपको कहीं जाना है तो आप ये सोचकर 65 की स्पीड से कार ड्राइव करते हो कि 2 घंटे में तो आप पहुंच ही जाओगे। लेकिन क्या आप और जल्दी के चक्कर में 130 की स्पीड से ड्राइव करके अपनी लाइफ को रिस्क में डालेंगे? नहीं ना। स्पेकुलेटर असल में यही करते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग स्पेकुलेटिंग का ही एक पहलू है। 1990 के दौर में यह पैसे कमाने का एक इजी जरिया माना जाता था। इसके लिए कई सारे ऐड भी आया करते थे जो लोगों को ऑनलाइन ट्रेड के लिए एनकरेज करते थे। 1999 का दौर आते आते करीब 6 मिलियन लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़ चुके थे। दिसंबर और जनवरी के टाइम में छोटे स्टॉक्स बड़े प्रॉफिट कमाया करते थे। ऑनलाइन ट्रेडिंग को लोग काफी बड़े पैमाने पर प्रमोट किया करते थे और दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए कहते थे। लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ने लगे तो रिटर्न भी कम मिलने लगा। तो जब स्पेकुलेटिंग और इन्वेस्टिंग की बात आए तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बस 3 चीजें याद रखना। जब आप सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे होते हैं तो ये कभी मत सोचना कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही आप स्पेकुलेटिंग को सीरियसली लेना शुरू करते हो, यह आपके लिए खतरनाक हो जाता है। इसलिए आपको स्पेकुलेटिंग में काफी सोच समझ कर ही पैसा लगाना चाहिए। जैसे एक इंटेलिजेंट गैम्बलर कैसीनो में अपना सारा पैसा न लगाकर थोड़ा बहुत पैसा लगाता है, इसी तरह आपको भी स्पेकुलेटिंग में 10% से ज्यादा पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए। गैम्बलिंग यानी कि सट्टा खेलना इंसान की एक फितरत है जिसे लोग चाहकर भी दबा नहीं पाते, लेकिन फिर भी आपको इसकी लत से बचना चाहिए। जितना हो सके खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। सिर्फ यही एक तरीका है जो हमें स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट के बीच कंफ्यूज होने से बचा सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। बेंजामिन ग्राहम इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि यह बॉन्ड को किस तरह से इंपैक्ट करता है। साथ ही वो स्टॉक्स और बॉन्ड के बीच इन्वेस्टिंग के फर्क को भी समझाते हैं और यह भी कि दोनों के फायदे और नुकसान क्या हैं। डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। जो चीज आज से 50 साल पहले आप 1 सेंट में ले सकते थे वो आज आपको $5 से कम में नहीं मिलेगी। जिनकी इनकम फिक्स्ड है उन्हें इस इन्फ्लेशन की वजह से काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मान लो कि आज आप $2 में ब्रेड लेते हो और आप $5000 कमाते हो, जो कि आपकी फिक्स्ड इनकम है और आगे बढ़ने वाली नहीं है। अब जैसा कि हमने कहा कि डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है, तो आज जो ब्रेड $2 की है वही कल 3 या 4 या 5 की भी हो सकती है। लेकिन आपकी इनकम तो वही रहेगी ना, तो आपको आगे चलकर महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है।
इसलिए बेहतर है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए। ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से बेहतर होता है। बॉन्ड वो इन्वेस्टमेंट है जहां आप पैसे लेने वाले यानी कि बोरोवर को एक स्पेसिफिक अमाउंट उधार पर देते हो, जो कि आपको कुछ फिक्स टाइम के बाद इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाता है। अब क्योंकि डॉलर की वैल्यू नीचे जा रही है, तो इसका मतलब आप भी तो नुकसान की तरफ जा रहे हैं, है ना? तो नतीजतन कुछ फाइनेंशियल अथॉरिटीज ऐसे पोर्टफोलियो एडवाइस करते हैं जहां 100% स्टॉक्स हों और बॉन्ड ना हो। पर क्या ये डिसीजन सही होगा? सबसे पहले तो इन्फ्लेशन पर ध्यान दो और ये देखो कि डॉलर की वैल्यू कैसे कम हो रही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए यह ज्यादा लॉजिकल और रीजनेबल रहेगा कि वो फ्यूचर इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से अपने डिसीजन लें। हालांकि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से डॉलर की गिरती वैल्यू आपको स्टॉक्स की तरफ खींच सकती है, पर जब प्राइस कम हुए थे तो स्टॉक के रिटर्न बेहद खराब रहे थे। ये एक चौंकाने वाला फैक्ट है ना? तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? REITs और TIPS। REITs रियल स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, यानी वो कंपनी जो प्रॉपर्टी से रेंट कलेक्ट करती है। इन्फ्लेशन के टाइम पर यह कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। TIPS यानी ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड। जब इन्फ्लेशन आती है तो इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है और इनमें जरा भी रिस्क शामिल नहीं है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के तौर पर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सोच समझकर और लॉजिकल डिसीजन लेंगे, जो कि सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस ना हो। लोग दावा करते रहते हैं कि स्टॉक्स पहले से ही बॉन्ड से ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन ये डेटा जिस अमाउंट पर बेस्ड है वो 7 स्टॉक्स से भी कम का है। इसी बीच 1800 के दशक में 300 से भी ज्यादा कंपनियां दिवालिया हो गई थी और जेपी मॉर्गन जैसी कंपनी किसी तरह से सरवाइव करती आई है। ये बड़ी हैरत की बात है, पर सच तो यह है कि हर बार सरवाइव करने के लिए भी उन्हें कई बार फाइनेंशियल नुकसान झेलने पड़े। तो आखिर हम क्यों उम्मीद करें कि स्टॉक के फ्यूचर रिटर्न हमेशा पास्ट जैसे मिलने चाहिए? और अगर हर स्टॉक इन्वेस्टर इसी तरीके से सोचता रहा तो क्या स्टॉक्स ओवरप्राइस नहीं हो जाएंगे? स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों अलग अलग हैं और दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं, और ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट भी कभी नहीं हो सकते। इसीलिए एक की खातिर दूसरे को पूरी तरह से अवॉइड करना समझदारी नहीं होगी। तो बॉन्ड और शेयर्स के बीच की स्ट्रेटेजी समझने के बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम दो तरह की स्ट्रेटेजी के बीच का फर्क समझाते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो एक्टिव और पैसिव बना रहे। वो ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि अगर कोई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। पोर्टफोलियो बनाने के लिए दो तरह की स्ट्रेटेजी यूज होती है। पहली है एक्टिव एंटरप्राइजिंग और दूसरी है पैसिव या डिफेंसिव। एक्टिव स्ट्रेटेजी में हम कई तरह के बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स को रिसर्च करके सिलेक्ट करते रहते हैं। पर अगर आप पैसिव स्ट्रेटेजी चूज करते हैं तो आप एक परमानेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, जिसे एक बार क्रिएट करने के बाद आपको और आगे एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिजिकली एक्टिव अप्रोच ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि इसमें आपको काफी काम करना पड़ता है। इमोशनली डिफेंसिव स्ट्रेटेजी काफी डिमांडिंग हो सकती है क्योंकि इसमें कई तरह के उतार चढ़ाव फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना चूज करते हैं तो सबसे पहले यह डिसाइड कर लीजिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट स्टॉक में जाएगा और कितना बॉन्ड में। पर इसे करने का इफेक्टिव तरीका है अपनी एज को 100 से माइनस कर लो। जो बचता है उतने परसेंटेज स्टॉक्स में रखो और बाकी बॉन्ड में। आप शायद सोच रहे होंगे कि इसका आपकी एज से क्या लेना देना है। वैसे आपने एक अच्छा सवाल पूछा। एक 80 साल का आदमी जिसे अच्छी पेंशन मिल रही है, उसके पास एक अच्छा घर है, बच्चे हैं जो उसका ध्यान रखते हैं, तो ऐसा आदमी अपना सारा पैसा बॉन्ड में लगाएगा तो ये उसकी बेवकूफी होगी। वहीं दूसरी तरफ एक 25 साल का यंग आदमी जो अपनी शादी और घर की डाउन पेमेंट के लिए सेविंग कर रहा है, वो इस तरह का रिस्क ले ही नहीं सकता, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी उथल पुथल हुई तो उसका सारा पैसा डूब जाएगा। तो बात यह है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी करंट सिचुएशन पर भी गौर करना जरूरी है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और जिम्मेदारियां डिसाइड करेंगी कि आपको पैसा कहां लगाना चाहिए। क्या आप सिंगल हैं? आपका पार्टनर क्या करता है? क्या आपके बच्चे हैं? क्या आपको कोई खानदानी पैसा मिलने की उम्मीद है? आप इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा कितने तक का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं? ये ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेने से पहले एक बार खुद से पूछ लेने चाहिए। तो अगर अभी आपकी उम्र कम है और फिर भी रिस्क लेने से घबराते हैं तो आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन बॉन्ड एक तरह के नहीं होते। तो क्या ये टैक्सेबल होने चाहिए या टैक्स फ्री, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, बॉन्ड या बॉन्ड फंड? तो जवाब है कि सिर्फ टैक्स फ्री बॉन्ड खरीदना ही सही रहेगा। टैक्सेबल बॉन्ड खरीदने से आपकी मेहनत की कमाई गवर्नमेंट के हाथों में चली जाएगी। इंटरमीडिएट यानी कि बीच के टर्म वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा कि जो 5 से 10 साल में मैच्योर हो जाएं। लेकिन शॉर्ट टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट कभी भी मत कीजिए, और बॉन्ड फंड या कई सारे बॉन्ड का एक कलेक्शन ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ये सस्ते और डाइवर्स होते हैं। 2000 से 2002 के दौरान मार्केट में बड़ा क्रैश देखने को मिला, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को यकीन हो चला था कि स्टॉक मार्केट बेहद रिस्की है।
लेकिन अब क्योंकि लोगों ने पहले ही कई तरह की इन्वेस्टिंग करना कम कर दी थी, तो रिस्क फैक्टर भी कम हो गया। तो अगर आप स्टॉक्स ज्यादा प्रेफर करते हैं तो आप कौन से स्टॉक लेना पसंद करोगे? कई सारे इन्वेस्टर्स इसलिए भी मार्केट को बीट कर पाए क्योंकि उन्होंने उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट किया था जिनके बारे में वो अच्छे से जानते थे। लेकिन लिंच का रूल तभी फॉलो करेगा जब आप इसे इसके रिजल्ट्स के साथ फॉलो कर पाएंगे, यानी कि एक प्रॉमिसिंग कंपनी ढूंढना। ये तो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है रिसर्च करना। बदकिस्मती से कई सारे स्टॉक्स खरीदने वाले लोग सेकंड पार्ट के बारे में भूल ही जाते हैं। एक अमेरिकन सिंगर बारबरा स्ट्रीसैंड का कहना था कि वो रोज स्टारबक्स जाया करती थी और रोज स्टॉक्स खरीदा करती थी, लेकिन वो बेचारी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना भूल गई थी। कई लोग Amazon.com में भी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो इस साइट को बहुत बार विजिट करते हैं, हालांकि उन्हें इसकी रिपोर्ट की कोई नॉलेज नहीं होती। जिस चीज के बारे में आपको पता है उसे खरीदना एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, लेकिन तभी जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने का कष्ट उठाते हैं। इसीलिए टेक्निकल एज होना इंपॉर्टेंट है और हमेशा फैक्ट्स के बेसिस पर लॉजिकल डिसीजन लें। नेक्स्ट चैप्टर है पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, नेगेटिव अप्रोच। ग्राहम रिस्की बॉन्ड के बारे में बात करते हैं जिनसे एक इन्वेस्टर को बच के रहना चाहिए। साथ ही आईपीओ के बारे में डिटेल से बताते हैं और उनमें इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटेजी पर भी बात करते हैं। लास्ट में ग्राहम ये भी डिटेल से समझाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट प्रेडिक्ट करना बेस्ट टेक्निक क्यों नहीं मानी जाती। हाई यील्ड बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिन्हें ऑफर करने वाली कंपनीज की लो क्रेडिट रेटिंग होती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपने उधार को न चुकाने की वजह से ही इन कंपनीज की रेपुटेशन खराब मानी जाती है और इसकी वजह से इन्हें जंक बॉन्ड कहा जाता है। इन्वेस्टिंग में होने वाले रिस्क पहले से ही काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए और ज्यादा रिस्क में पड़ना कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं मानी जाएगी। और उनमें भी बुरे होते हैं फॉरेन बॉन्ड। अक्सर लोग दूसरे देशों जैसे ब्राजील, मैक्सिको, नाइजीरिया, रशिया और वेनेजुएला जैसी कंट्रीज के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा फॉरेन बॉन्ड में न ही लगाएं तो ही अच्छा होगा। एक और चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, वो ये कि स्टॉक्स को बार बार खरीदना और बेचना यानी ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो आप स्टॉक्स बेचते खरीदते रहना चाहेंगे, पर इसका फायदा सिर्फ आपके ब्रोकर को होने वाला है। स्टॉक्स को खरीदने और बेचने के लिए ट्रेडिंग कॉस्ट देना पड़ता है और ये आपको फायदे के बजाय और नुकसान में डाल देगी। आपको मार्केट को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि यहां तो पेशेंस ही सक्सेस दिला सकती है। 1990 के दशक में यह ट्रेंड चल पड़ा था कि जो कोई भी आईपीओ के स्टॉक्स खरीदेगा रातों रात करोड़पति बन जाएगा। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी किसी कंपनी के स्टॉक्स की पब्लिक में फर्स्ट सेल को आईपीओ कहा जाता है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट के आईपीओ सिर्फ $2100 में खरीदे होते तो वो आज बढ़कर $720,000 हो गए होते। पर लोग ये भूल जाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट सक्सेस की ऊंचाइयों को छूने वाली हजारों में एक कंपनी है। हर कंपनी की किस्मत माइक्रोसॉफ्ट जैसी नहीं होती। फिर जब लिनक्स आई तो हर किसी को लगा कि दूसरी माइक्रोसॉफ्ट बनने वाली है, लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स पर नजर डालें तो लिनक्स को हर डॉलर का 70% लॉस हो रहा था जो कंपनी में लगा था। पर फिर भी किसी तरह प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के हिसाब से कंपनी की वैल्यू करीब $12.7 बिलियन थी। अगर आपका पड़ोसी कभी आकर यह पूछे कि क्या आप उसके स्ट्रगल कर रहे नए बिजनेस में $12.7 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? आप उसकी बात को सीरियसली लोगे या फिर उसे इग्नोर करते हुए अपने काम में लग जाओगे? आप इग्नोर ही करना चाहोगे, क्योंकि कोई भी किसी के नए बिजनेस के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा भला? तो आईपीओ भी हर कंपनी के लिए बेस्ट बेट नहीं होती है। एक आइडियल वर्ल्ड में इन्वेस्टर को स्टॉक्स तब तक होल्ड करके रखने चाहिए जब तक कि उसकी प्राइस कम चल रही हो, और तब बेचना चाहिए जब वो ओवर प्राइस्ड हो जाए। लेकिन आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट और भी नीचे आ सकती है? तो अपने सारे स्टॉक्स बेचने सही रहेंगे? जाहिर सी बात है कि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते। आप तो क्या, कई बार बड़े बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स की प्रेडिक्शन भी गलत निकल जाती है। अगर पास्ट एक्सपीरियंस देखें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या बेचना चाहिए और क्या खरीदना। लेकिन रियल टाइम में चीजें काफी अलग होती हैं। इसीलिए पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर प्रेडिक्शन करने की गलती कभी भी ना करें, क्योंकि जो पास्ट में हुआ था जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी होगा। क्या आपको मार्केट की डाइवर्स रेंज में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी अलग अलग टाइप के स्टॉक्स में, या फिर आप अपने सारे पैसे एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? आपको पता है कि अमेरिका के अमीर लोगों ने तो एक सिंगल इन्वेस्टमेंट से ही अपनी सारी दौलत कमाई है। तो यानी अपने पैसे इधर उधर डालने के बजाय एक सिंगल स्टॉक में लगाना ही वाइज डिसीजन होगा। और बात जब स्टॉक की हो तो आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए? यूएस के बाहर इन्वेस्टमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। कोई नहीं बता सकता कि फ्यूचर में विदेश में क्या होगा या अपने देश में क्या होगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि एक लेस रिस्की पोजीशन में रहा जाए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि इन्वेस्टमेंट के लिए यूएस मार्केट ही हमेशा बेस्ट चॉइस साबित होगी।
तो इतने सारे चैप्टर्स में इतने सारे सीक्रेट समझने के बाद अब वक्त है कंक्लूजन का। आपने इस समरी में फाइनेंस मार्केट के बारे में पढ़ा और हमें यकीन है कि अब आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। इस समरी ने आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के बारे में सिखाया ताकि आप एकदम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। आपने इसमें करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा कंपनीज की कहानियां जानी और समझी कि स्टॉक मार्केट रियल लाइफ में कैसे काम करता है। आपने कई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जैसे बॉन्ड और कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में भी जाना। अब जबकि आपने ये बातें जान ली हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप किसी भी वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर को कंपटीशन दे सकते हो और फाइनेंशियल वर्ल्ड में अपना नाम कमा सकते हो। और अब वक्त है इस बुक से आपने जो सीखा, समझा और जो बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगी वो बेस्ट टेक अवेज कमेंट सेक्शन में लिखने का, ताकि इस कमेंट को राइट करते समय ही वो लर्निंग हमेशा के लिए आपके जहन में, आपके ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाए, है ना? बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।